अब देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट। दूसरा एग्रीमेंट है हमारा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये दिया गया है सेक्शन नंबर 27 के अंदर। यहाँ पर रिस्ट्रेंट करा जा रहा है किस चीज को? ट्रेड को। ट्रेड मतलब बिजनेस, बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, किसी भी चीज को अगर आप रिस्ट्रेंट करने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड एग्रीमेंट होगा। इसको अच्छे से समझते हैं। हमें सेक्शन नंबर 27 ने जो है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड को लेकर एक डेफिनेशन दिया, उस डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। एन एग्रीमेंट बाय विच एनी पर्सन is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void। तो अब क्या कहा गया है? अगर कोई एग्रीमेंट करा जाता है जिसके द्वारा एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को रिस्ट्रेंट करा जाता है, किस चीज के लिए रिस्ट्रेंट करा जा रहा है? फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, कोई लॉफुल प्रोफेशन करने के लिए रिस्ट्रेंट करा जा रहा है, या लॉफुल ट्रेड करने के लिए रिस्ट्रेंट करा जा रहा है, या लॉफुल बिजनेस करने के लिए रिस्ट्रेंट करा जा रहा है, तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड एग्रीमेंट होगा। दोबारा सुनो, अगर कोई एग्रीमेंट करा जाता है किसी भी पर्सन को रिस्ट्रेंट करने के लिए फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड, तो आपका एग्रीमेंट वॉइड होगा। अब इसके पीछे का लॉजिक कहां से आया? जिस तरीके से रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के पीछे का लॉजिक हमने देखा था, हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू मैरी, उसी तरीके से यहाँ पर जो आर्टिकल 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमें वन ऑफ द फंडामेंटल राइट जो मिला हुआ है वो क्या है? हमारा लिबर्टी टू वर्क। हर पर्सन के पास लिबर्टी टू वर्क होता है, यानी उसके पास फ्रीडम टू वर्क होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 ने हर पर्सन को ये फंडामेंटल राइट दिया है कि वो फ्री है कोई भी काम करने के लिए। आप उसको कोई भी काम करने से रोक नहीं सकते, बस शर्त यही है कि वो काम लॉफुल होना चाहिए। एंड नॉट डिप्राइव हिमसेल्फ ऑफ हिज फ्रूट ऑफ लेबर बाय एंटरिंग इनटू अ रिस्ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट। और कोई भी पर्सन को जो है उसके खुद के काम के प्रॉफिट से उसको वंचित नहीं किया जा सकता, डिप्राइव नहीं करा जा सकता। यहाँ पे फ्रूट का मतलब है प्रॉफिट, जो उसे फायदा मिलेगा काम करने से। तो काम करने से किसी पर्सन को कोई भी फायदा मिलता है तो उस फ्रूट से यानी उस प्रॉफिट से उसको डिप्राइव नहीं करा जा सकता बाय एंटरिंग इनटू अ रिस्ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ एक रिस्ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट करके। तो किसी भी पर्सन के साथ आप रिस्ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट करके उसको काम करने से नहीं रोक सकते। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम टू वर्क देता है, यानी लिबर्टी टू वर्क देता है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। यहाँ से लॉजिक निकल के आया। तो अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड तो वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वॉलेशन तो होगा ही होगा, साथ में फंडामेंटल राइट्स का भी वॉलेशन होगा। अब देखो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, टू दैट एक्सटेंट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टू दैट एक्सटेंट वॉइड। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिस हद तक एग्रीमेंट में रिस्ट्रेंट वाली कंडीशन होगी उस हद तक आपका एग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन एग्रीमेंट के अंदर जो कंडीशन में रिस्ट्रेंट वाली बात नहीं लिखी होगी वो कंडीशन आपकी वैलिड हो जाएगी। अभी इसको हम एक केस लॉ से देखेंगे। मैं आपको अभी इस रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के एक्सेप्शंस पढ़ाऊंगा, वहां पर हम देखेंगे इसको। अभी के आप इसको छोड़ के बाकी चीजें समझो। तो क्या कहा गया है? Thus, general rule is that all agreement in restraint of trade, whether complete or partial, qualified or unqualified, are void। तो जनरल रूल ये कहता है कि आपके सभी एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, फिर चाहे वो कंप्लीट रिस्ट्रेंट हो, पार्शियल रिस्ट्रेंट हो, क्वालिफाइड हो, अनक्वालिफाइड हो। क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड मतलब कंडीशनल हो चाहे अनकंडीशनल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी एग्रीमेंट आपके इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के वॉइड होंगे। कंप्लीट रिस्ट्रेंट क्या होता है? कंप्लीट रिस्ट्रेंट इज दैट विच प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कैरिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस एट ऑल। मतलब आप किसी पर्सन को किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस करने से, कोई भी काम करने से हमेशा के लिए रोक रहे हो, तो वो आपका कंप्लीट रिस्ट्रेंट होगा। पार्शियल रिस्ट्रेंट मतलब पार्शियल रिस्ट्रेंट इज दैट विच प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ बिजनेस विद अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। आप किसी पर्सन को कोई पर्टिकुलर लोकेलिटी में काम करने से रोक रहे हो, और फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए काम करने से रोक रहे हो, और विच प्रिवेंट हिम फ्रॉम कैरिंग ऑन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस, या फिर कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस करने से रोक रहे हो, तो वो भी आपका पार्शियल रिस्ट्रेंट के अंदर आएगा। तो चाहे रिस्ट्रेंट पार्शियल हो, चाहे रिस्ट्रेंट कंप्लीट हो, चाहे क्वालिफाइड हो चाहे अनक्वालिफाइड हो, सभी तरीके के रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के एग्रीमेंट वर्ड होते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा केस लॉ है 1874 का। इस केस में क्या हुआ था? ए एंड बी वर राइवल शॉपकीपर्स इन अ लोकेलिटी ऑफ कैलकाटा। तो ए और बी दो पार्टीज हैं जो कि राइवल शॉपकीपर्स हैं एक सेम लोकेलिटी में जो कि कैलकाटा में है। तो ए और बी दोनों की शॉप जो है सेम ही एरिया में है, आमने सामने दोनों की दुकानें हैं, तो दोनों के बीच आपस में कंपटीशन तो होगा ही, दोनों एक दूसरे के राइवल हैं। तो एक दिन ए जो है बी के पास आता है और आकर कहता है कि तुम अपना बिजनेस बंद कर दो, अपनी दुकान बंद कर दो, मैं तुम्हें एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे कर देता हूँ, यहाँ से चले जाओ। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि जब एक लोकेलिटी में दो सिमिलर शॉप ओपन हो जाती हैं, दो राइवल शॉपकीपर्स हो जाते हैं, तो वहां पर दोनों को ही नुकसान होता है। तो इसलिए ए चाहता है कि बी अपना बिजनेस बंद करके चले जाए ताकि मेरा काम करना आसान हो जाए। अब बी कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे पैसा देते हो तो मैं चले जाता हूँ यहाँ से। ए पे द एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू बी। ए ने जो है बी को एग्रीड अमाउंट पे कर दिया, जितना दोनों के बीच तय हुआ था उतना पैसा ए ने बी को पे कर दिया। अब पैसा लेने के बाद बी जो है पलट गया। बी रिफ्यूज टू क्लोज हिज बिजनेस इन दैट लोकेलिटी। बी ने यहाँ पर मना कर दिया, बोल दिया मैं अपना बिजनेस बंद नहीं करूंगा। अब ए चला गया कोर्ट में। ए कोर्ट में जाके बोला कि हमारे बीच जो है एग्रीमेंट हुआ था, मैंने बी को पैसा भी पे किया था, अब बदले में जो है बी अपनी दुकान खाली नहीं कर रहा और मेरा पैसा भी वापस नहीं लौटा रहा। तो अब कोर्ट ने बोला कि आपने जो एग्रीमेंट किया था, ए और बी ने जो एग्रीमेंट किया था वो एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का था। कोर्ट ने उल्टा ए को सुना दिया और बोला कि आप किसी को काम करने से कैसे रोक सकते हो?
आप पैसा देकर किसी को डरा धमकाकर ये कैसे कह सकते हो कि अपना बिजनेस बंद करके यहाँ से चले जा। आपने जो एग्रीमेंट किया है वो एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट है और रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट वर्ड होता है। तो कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया। इट वाज हेल्ड दैट द एग्रीमेंट वाज वॉइड एज नो वन कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम वर्किंग। तो क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं इसके एक्सेप्शंस। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब हमने देख लिया। अब उसके कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, यानी कुछ ऐसे केस हैं जहां पर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। ये जनरल रूल क्या कहता है हमारा, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट हमेशा वॉइड रहेगा, लेकिन उसके एक्सेप्शन कहेंगे कि अगर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट है तो वो वैलिड हो जाएगा। एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस के अंदर आपका रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट वैलिड होगा। कौन कौन से केस हैं यहाँ पर जो है हम इनको दो पार्ट्स में देखेंगे। पहला होगा हमारा स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन, दूसरा होगा हमारा लीगल एक्सेप्शन। अब ये स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन क्या होता है? स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ, एक्ट, मतलब जो एक्सेप्शंस आपको लॉ ने दिए हैं, एक्ट ने दिए हैं, वो होगा आपका स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। अब लीगल एक्सेप्शंस क्या होता है? जो कोर्ट के रीजन से आया है, कोर्ट में केस गया था, उसके बाद जो है कोर्ट ने उस केस पर उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस पे कोई जजमेंट सुनाया है, वो जजमेंट आपका लॉ बन गया, तो वो होगा आपका लीगल एक्सेप्शन। पहले स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस को देखते हैं। उसके अंदर पहला हमारा एक्सेप्शन है सेल ऑफ गुडविल। अब गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है बिजनेस की रेपुटेशन, या मैं कहूं बिजनेस का ब्रांड नेम, या अकाउंट्स में हम कहते हैं बिजनेस के फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो गुडविल को आप किसी बिजनेस की रेपुटेशन का हो, ब्रांड नेम का हो, या फ्यूचर प्रॉफिट्स का हो। जनरली बिजनेस जो है वो गुडविल के ऊपर ही टिका होता है। आप मार्केट से कोई भी सामान परचेस करते हो तो सबसे पहले देखते हो कि आखिर ये कौन सी कंपनी का है, कंपनी का नाम क्या है, ब्रांड नेम क्या है, क्योंकि आप उसी के हिसाब से डिसाइड करते हो कि ये सामान अच्छा होगा कि बुरा होगा। अगर प्रोडक्ट पे कंपनी का कोई नाम नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, उस नाम को आप जानते नहीं हो, तो आप उस पर भरोसा कम करोगे। जबकि अगर कोई ऐसा नाम होगा जो लगातार एडवर्टाइजमेंट में आता जाता है, आप बार बार सुनते रहते हो, तो आप उस पर भरोसा ज्यादा करोगे। तो बिजनेस के अंदर गुडविल एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर ही पूरा बिजनेस टिका होता है, क्योंकि कस्टमर जो है अल्टीमेटली नाम देखकर डिसाइड करता है कि उसे ये सामान खरीदना है कि नहीं खरीदना। तो यहाँ पर क्या बोला गया? सेल ऑफ गुडविल के केस में, व्हेन द गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज सोल्ड, द सेलर ऑफ अ बिजनेस कैन पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन हिमसेल्फ, ही मे एग्री नॉट टू कंटिन्यू विद द सिमिलर बिजनेस विद द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट। इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल, ये हमारा एक केस लॉ है जिसके अंदर दो पार्टीज हैं, ए और बी। ए वाज द ओनर ऑफ अ फ्लीट ऑफ बसेस दैट यूज्ड टू प्लाई बिटवीन पुणे एंड महाबलेश्वर। तो ए जो है एक ओनर है फ्लीट ऑफ बसेस का, यानी कई सारी बसेस हैं उसके पास। तो उसका काम क्या है? उसकी जो है बसें चलती हैं कहां से कहां तक? पुणे से महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से पुणे। तो ये उसका बिजनेस है। यहाँ पर बी ऑल्सो हैड अ सिमिलर बिजनेस इन द सेम एरिया। बी जो है उसका भी सिमिलर बिजनेस है, यानी उसका भी जो है यही सेम एरिया में जो है पुणे टू महाबलेश्वर, महाबलेश्वर टू पुणे, पैसेंजर को लाने ले जाने का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। तो दोनों का ही बिजनेस भी सेम है, दोनों की बसें सेम रूट पे चलती हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कंपटीशन रहेगा, सीधी बात है, दोनों ही राइवल्स हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर जो है टू अवॉइड कंपटीशन, ए बॉट बीज बिजनेस अलॉन्ग विद द गुडविल। ए जो है बी के बिजनेस को खरीद लेता है उसकी गुडविल के साथ, यानी बी का जो बिजनेस है, उसकी ब्रांड नेम है, उसकी गुडविल है, सब कुछ ए ने खरीद ली। दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया। एंड बाय कॉन्ट्रैक्ट मेड हिम एग्री नॉट टू ओपन द सिमिलर बिजनेस इन द एरिया फॉर 3 इयर्स। और साथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा गया कि बी जो है अब ऐसा कोई सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर एरिया में 3 साल तक। क्योंकि अगर मान लो ए ने जो है बी का बिजनेस खरीदा है एक सर्टेन सम ऑफ मनी देकर, सपोज 2-4 करोड़ लगाकर ए ने बी का बिजनेस खरीदा होगा। अगर मान लो ए ने बी का बिजनेस तो खरीद लिया, अगले दिन से बी जो है फिर से एक नए नाम का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बसें लेके आ गया और फिर शुरू हो गया बसें चलाना पुणे टू महाबलेश्वर। तो यहाँ पर बात तो वहीं आ गई, घूम फिर के कंपटीशन फ्री क्रिएट हो गया। ए पागल है जो उसने इतना सारा पैसा लगाया, इतना पैसा लगाकर उसका बिजनेस खरीदा, ए को तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉ ने जो है ये एक्सेप्शन डाला और बोला टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बायर ऑफ द गुडविल। जो गुडविल का बायर है, जिसने गुडविल खरीदी है, यहाँ पर गुडविल का बायर कौन है? ए के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करने के लिए ए चाहे तो बी के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, या फिर जो है बी खुद एग्रीमेंट में इस बात की अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि मैं इस सेम लोकेलिटी में एक पर्टिकुलर टाइम तक सिमिलर बिजनेस नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? ए और बी के बीच एग्रीमेंट तो हो गया, ए ने बी का बिजनेस भी खरीद लिया, गुडविल भी खरीद ली, लेकिन बी ने जो है एग्रीमेंट के टर्म्स और कंडीशन को माना नहीं। बी डिड नॉट कंप्लाई एंड स्टार्टेड हिज बिजनेस। कुछ दिनों बाद जो है दोबारा से बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसी एरिया में। अब ये चला गया कोर्ट में। ए कोर्ट में जाकर बोला कि मैंने इसके बिजनेस के साथ पूरी इसकी गुडविल खरीदी थी और इसने कॉन्ट्रैक्ट भी किया था कि ये 3 साल तक जो है इस पर्टिकुलर एरिया में सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, लेकिन इसने जो है वापस से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर अब कोर्ट ने क्या जजमेंट सुना है? कोर्ट ने कहा इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट द एग्रीमेंट वॉज वैलिड। जो एग्रीमेंट हुआ था ए और बी के बीच वो पूरी तरीके से वैलिड है। जब एक बार आपकी बिजनेस की गुडविल खरीद ली गई है, आपने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया और बोल दिया कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक सिमिलर बिजनेस नहीं करूंगा, तो अब आप कैसे कर सकते हो? सेल ऑफ गुडविल का जो पॉइंट है ये आपके रेस्टोरेंट के एक्सेप्शन के अंदर कवर होता है। यहाँ पर जो बायर ऑफ द गुडविल है उसके इंटरेस्ट का भी हमें सोचना पड़ेगा। आपने अपनी गुडविल सेल कर दी, अब आप दोबारा से सिमिलर बिजनेस एक पर्टिकुलर टाइम तक स्टार्ट नहीं कर सकते। बी कैन नॉट स्टार्ट हिज बिजनेस एज इट फॉल विद इन द एक्सेप्शन टू सेक्शन 27। तो ये बिल्कुल लॉजिकल बात है।
अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और केस लॉ देखते हैं, उसके बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये हमारा केस लॉ है गोल्डसोल वर्सेस गोल्डमैन का। इस केस में दो पार्टीज हैं, एस और आर। एस जो है सेलर है इमिटेशन ज्वेलरी का इन लंदन। लंदन में उसका इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस है। सेल इज बिजनेस टू आर। उसने क्या करा, अपने बिजनेस को सेल कर दिया आर को, यानी यहाँ पर सेल ऑफ गुडविल की बात आ गई। एस ने अपने बिजनेस की गुडविल आर को सेल कर दी एंड प्रॉमिस दैट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। एग्रीमेंट करा गया, प्रॉमिस करा गया कि वो 2 साल तक ही वुड नॉट डील। 2 साल तक वो कौन कौन से बिजनेस नहीं करेगा। एग्रीमेंट के अंदर 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला है इन इमिटेशन ज्वेलरी इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के अंदर जो है इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, जब लंदन में आपका बिजनेस था तो आप इंग्लैंड के अंदर इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस नहीं करोगे, वरना फायदा क्या हुआ। आर ने जो आपसे बिजनेस खरीदा है तो आर को भी तो फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पहली रिस्ट्रिक्शन है बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, इन रियल ज्वेलरी इन इंग्लैंड। पूरे इंग्लैंड में रियल ज्वेलरी का बिजनेस नहीं करेगा। रियल ज्वेलरी का बिजनेस कहां से आ गया बीच में, इमिटेशन ज्वेलरी का एस का बिजनेस था जो उसने आर को बेचा। तो यहाँ पर जो आर ने गुडविल खरीदी है वो इमिटेशन ज्वेलरी के बिजनेस की खरीदी है। अब रियल ज्वेलरी की बिजनेस की बात तो नहीं हुई है। तो ये जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड रिस्ट्रिक्शन है रियल ज्वेलरी वाली, ये पूरी तरीके से वॉइड है। ये अनरीजनेबल कंडीशन है। एस को रियल ज्वेलरी के बिजनेस करने से नहीं रोका जा सकता। हाँ, इमिटेशन ज्वेलरी के बिजनेस करने से जरूर रोका जा सकता है क्योंकि उसकी गुडविल उसने सेल करी है, लेकिन रियल ज्वेलरी की बिजनेस तो उसके पास कभी था ही नहीं। और जो बिजनेस कभी था ही नहीं उसकी गुडविल कहां से आ जाएगी, जब उसने रियल ज्वेलरी की कोई गुडविल आपको सेल करी ही नहीं। तो ये तो सीधे सीधे रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट हो गया। आप किसी को बिजनेस करने से कैसे रोक सकते हो। तो ये जो सेकंड रिस्ट्रिक्शन है ये पूरी तरीके से अवॉइड है। तीसरी कंडीशन एक और लगाई है, उसको भी देख लेते हैं। रियल और इमिटेशन ज्वेलरी इन सर्टेन फॉरेन कंट्रीज। अब फॉरेन कंट्रीज की बात कहां से आ गई, लंदन के अंदर बिजनेस था, आपने इंग्लैंड में इमिटेशन ज्वेलरी करने के बिजनेस पे रोक लगवा दी, वहां तक बात ठीक है। रियल ज्वेलरी पे रोक लगाई ये भी गलत है। आप तो और आगे चले गए, सर्टेन फॉरेन कंट्रीज, कुछ फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी आपने रियल और इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस करने पे रोक लगा दी, तो ये भी पूरी तरीके से गलत है। ये तीनों रिस्ट्रिक्शन में से सिर्फ फर्स्ट वाली जो है वैलिड है, बाकी दो जो है वॉइड है। सीधी बात है, इनका गुडविल सेल से क्या लेने देना। गुडविल सेल लंदन में हुई है, बिजनेस लंदन में है, आप जबरदस्ती की अनरीजनेबल किसी के ऊपर कंडीशन लगा रहे हो, उसको बिजनेस करने से रोक रहे हो। आप ये थोड़ा कह दोगे कि भाई लंदन में हमने तेरा बिजनेस खरीदा, अब तू पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बिजनेस नहीं कर सकता। इस तरीके की कोई रोक नहीं होगी, ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के अंदर आएगा। यहाँ पर एक्सेप्शन काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो सिर्फ फर्स्ट प्रॉमिस है, फर्स्ट प्रॉमिस अलोन वाज हेल्ड लॉफुल, द अदर टू प्रॉमिस नेमली बी और सी, जो बी और सी पॉइंट है हमारे, वो हमारे वॉइड होंगे, वाज हेल्ड वॉइड एज द रिस्ट्रेंट वाज अनरीजनेबल। यहाँ पर जो रिस्ट्रेंट है वो अनरीजनेबल है इन द पॉइंट ऑफ एरिया एंड द नेचर ऑफ बिजनेस। अब देखो यहाँ पर आता है वो वाला पॉइंट जो हमने डेफिनेशन में देखा था, टू द एक्सटेंट वॉइड। मैंने आपको कहा था कि एग्रीमेंट में जिस हद तक रिस्ट्रेंट लगाई जाएगी उस हद तक आपका एग्रीमेंट वॉइड होगा, बाकी बचा हुआ आपका एग्रीमेंट वैलिड होगा। अब यहाँ पर जो है एग्रीमेंट के अंदर 3 रिस्ट्रेंट लगाई गई है, यानी 3 रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, जिसमें से आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो पूरी तरीके से वैलिड है, वो लॉफुल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो वो एक्सेप्शन के अंदर कवर हो जाएगी और पूरी तरीके से वैलिड होगी। बचे हुए जो 2 कंडीशन है आपकी, ये अनरीजनेबल है और रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के अंदर आती है। तो इसी को हम बोलते हैं टू द एक्सटेंट वॉइड, यानी जिस हद तक आपके एग्रीमेंट के अंदर अनरीजनेबल कंडीशन है, जो आपका रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड दिखा रहा है वो आपका वॉइड हो जाएगी और बचा हुआ आपका वैलिड हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए आफ्टर सेलिंग द गुडविल ऑफ हिज बिजनेस टू बी प्रॉमिस नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड एज द रिस्ट्रेंट इज अनरीजनेबल एंड एग्रीमेंट इज वॉइड। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है पूरी तरीके से गलत है, एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो क्लियर होगा आपको। एक बार देख लेते हैं ऊपर जाके लॉ क्या कहता है। व्हेन द गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज सोल्ड, तो जब भी किसी बिजनेस की गुडविल को सोल्ड करा जाता है, द सेलर ऑफ अ बिजनेस कैन पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन हिमसेल्फ। तो सेलर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की गुडविल को सेल कर रहा है, वो जो है अपने ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन होगी, ही मे नॉट टू कंटिन्यू with the similar business within a specified local limit. Thus, an agreement which restrained the seller of the goodwill from carrying a similar business is valid. तो ये जो एग्रीमेंट होगा जिसमें सेलर ऑफ द गुडविल को रिस्ट्रेंट करा जा रहा है फ्रॉम कैरिंग अ सिमिलर बिजनेस, यहाँ पर ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड होगा। हाउएवर द रिस्ट्रेंट शुड बी रीजनेबल इन द पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्लेस। ये थोड़ी ना आप किसी को कह दोगे कि भाई मैंने तुम्हारी बिजनेस की गुडविल खरीद लिया, अब 50 साल तक तुम इस एरिया में बिजनेस नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर रीजनेबल टाइम होना चाहिए। रीजनेबल टाइम कितना होता है, 5 साल 10 साल, डिपेंड करता है केस टू केस, लेकिन 5 साल 10 साल एक रीजनेबल टाइम माना जाता है। ये थोड़ा ना 20 साल 25 साल 50 साल के लिए बोल दोगे भाई जिंदगी भर तू बिजनेस नहीं करेगा। तो एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए, एक रीजनेबल प्लेस होना चाहिए जहां पर आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रिस्ट्रेंट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द परचेजर ऑफ द गुडविल। तो यहाँ पर बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जा रहा है। तो क्लियर होगा आपको। सेकंड देख लेते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट होंगे रिस्ट्रेंट के। इसके अंदर हमें टोटल 4 एक्सेप्शंस दे रखे हैं, जो कि कहां पर गिवन है, ये एक्सेप्शंस गिवन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, वहां से उठाकर यहाँ पर लिखी गई है। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रेंट ऑन अ कंटिन्यूइंग पार्टनर ऑफ अ फर्म कैरिंग ऑन एनी बिजनेस। आप रिस्ट्रेंट लगा रहे हो किसके ऊपर, कंटिन्यूइंग पार्टनर के ऊपर। अ पार्टनर ऑफ अ फर्म में रिस्ट्रेंट फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस सो लॉन्ग एज ही रिमेन अ पार्टनर। तो सिंपल सी बात दे रखी है, जब पार्टनरशिप फर्म चल रही होती है तो उस समय पर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं, यानी वो सभी पार्टनर जो फर्म में काम कर रहे हैं, वो सब आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम जब तक इस फर्म के पार्टनर हैं तब तक हम बाहर कहीं और
ये फर्म वाला सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे, यानी इंडिविजुअली कोई भी पार्टनर जो है अलग से बाहर जाके इस तरीके का सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, वरना फर्म के बिजनेस पे असर आएगा और फर्म के बिजनेस के लिए कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। तो फर्म के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंटिन्यूइंग पार्टनर आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि कोई भी पार्टनर जो है बाहर जाकर फर्म वाला सिमिलर बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके का रिस्ट्रेंट जो है पूरी तरीके से वैलिड है और ये हमारा इस एक्सेप्शन में कवर है। दूसरा रिस्ट्रेंट है हमारी रिस्ट्रेंट ऑन आउटगोइंग पार्टनर्स फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस। यहाँ पर रोक किसके ऊपर लगाई जा रही है? आउटगोइंग पार्टनर के ऊपर, यानी जो पार्टनर जा रहा है, पार्टनरशिप छोड़कर जा रहा है, तो उसके ऊपर किस तरीके की रिस्ट्रेंट लगाई जा रही है? ये हमें गिवन है सेक्शन 36 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। एन एग्रीमेंट व्हिच रिस्ट्रेंट द आउटगोइंग पार्टनर फ्रॉम कैरिंग ऑन द बिजनेस व्हिच इज सिमिलर टू द फर्म बिजनेस इज वैलिड। तो जो आउटगोइंग पार्टनर है उसके साथ एग्रीमेंट कर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, उसको रिस्ट्रेंट करा जा सकता है कि वो जो है बाहर जाकर कोई भी सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, अलग से कोई सिमिलर बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह से हमारे फर्म को नुकसान होगा, हमारे फर्म के बिजनेस पर असर आएगा। तो आउटगोइंग और रिटायर पार्टनर के साथ इस तरीके का एग्रीमेंट करा जा सकता है, वो पूरी तरीके से वैलिड होगा। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी सिमिलर बिजनेस ना करने की, ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होनी चाहिए, यानी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होनी चाहिए। ये थोड़ी ना कि आपने पार्टनरशिप छोड़ दी तो अब आप पूरे वर्ल्ड में या पूरी कंट्री के अंदर कहीं भी सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते। तो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन जो होगी वो रीजनेबल होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड होना चाहिए, स्पेसिफाइड टाइम होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, और वो टाइम पीरियड भी रीजनेबल होना चाहिए फॉर विच इट विल रिमेन इन फोर्स। तीसरा हमारा रिस्ट्रेन इन एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये दिया गया हमें सेक्शन नंबर 54 के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, पार्टनर्स ने आपस में एंटिसिपेशन कर लिया, पार्टनर्स को लगने लग गया कि हमारा बिजनेस जो है डिसॉल्व होने वाला है, या फिर जो है हम खुद से ही बिजनेस को डिसॉल्व करने वाले हैं। तो उस केस में जो है पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं, पार्टनर्स में इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म agree that all or some of them shall not carry on similar business with a specified period or with a specified local limit। आपस में एग्रीमेंट करा जा सकता है कि सभी पार्टनर्स या फिर कुछ पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होने के बाद इंडिविजुअली कोई भी सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते एक स्पेसिफाइड पीरियड तक या फिर एक स्पेसिफाइड लोकल लिमिट के अंदर। अब ऐसा क्यों करा गया? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो डिसॉल्व होने जा रही है उसकी अपने आप में मार्केट के अंदर कोई रेपुटेशन है, एक गुडविल पहले से बनी हुई है। तो कोई भी पार्टनर जो है फर्म को डिसॉल्व होने के बाद उस पर्टिकुलर फर्म की गुडविल का फायदा उठाकर उसी तरीके का सिमिलर बिजनेस इंडिविजुअली स्टार्ट कर सकता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो कोई भी पार्टनर्स इंडिविजुअली, भाई सीधी बात है, गुडविल जो है सबने मिलकर बनाई थी, इंडिविजुअली कोई भी एक पार्टनर दो पार्टनर को फायदा हो जाए तो ये तो गलत बात है। तो इसीलिए पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं कि फर्म डिसॉल्व होने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक या एक पर्टिकुलर लोकल लिमिट के अंदर कोई भी पार्टनर जो है इंडिविजुअली इस तरीके का सिमिलर बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। तो इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है और ये पूरी तरीके से वैलिड होगी। फोर्थ है हमारा रिस्ट्रेंट व्हेन गुडविल ऑफ अ फर्म इज सोल्ड। तो यहाँ पर फर्म की गुडविल सोल्ड हो रही है, ये हम अपना सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं जो कि पार्टनरशिप के ऊपर है। यानी यहाँ पर हमने 4 पॉइंट पढ़े, ए बी सी डी, चारों के चारों पार्टनरशिप के ऊपर थे। पहला था कंटिन्यूइंग पार्टनर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही थी, दूसरा था आउटगोइंग पार्टनर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही थी, तीसरा था एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का डिसोल्यूशन होने जा रहा था, फोर्थ है हमारा गुडविल ऑफ अ फर्म इज सोल्ड। यानी यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म की गुडविल को सोल्ड कर रहे हैं सारे पार्टनर्स मिलकर। तो यहाँ पर सेल क्या हो रही है? पार्टनरशिप की गुडविल। इसी तरीके का फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था सेल ऑफ गुडविल, वहां पर जो है इंडिविजुअल बिजनेस था, इंडिविजुअल बिजनेस की गुडविल को सेल कराया जा रहा था। तो जब इंडिविजुअल बिजनेस की गुडविल को सेल कराया जाता है तो उसके लिए हमने फर्स्ट वाले पॉइंट को देखा था, और यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म की गुडविल को सेल कराया जा रहा है। तो दोनों ही केस में जो लॉजिक लगेगा वो बिल्कुल सेम लगेगा। यहाँ पर भी गुडविल सोल्ड हो रही है, फिर चाहे वो फर्म की हो चाहे इंडिविजुअल की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सारे पार्टनर्स जो अपनी फर्म की गुडविल को बेच रहे हैं वो कहलाएंगे सेलर, और जो उस गुडविल को खरीदेगा वो कहलाएगा बायर। तो जब सेलर अपने बिजनेस की गुडविल को बेचता है तो वो बायर के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि मैं इस तरीके का बिजनेस अगले कुछ सालों तक इस पर्टिकुलर एरिया में दोबारा स्टार्ट नहीं करूंगा, ताकि बायर ऑफ अ गुडविल का नुकसान ना हो, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जा सके। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। Upon the sale of a goodwill of a firm, an agreement which restrained our partners from carrying on a similar business is valid. However, the restriction must be reasonable and specify the local limit or the period for which it will remain in force. तो सभी में ये पॉइंट है कि जो रिस्ट्रिक्शन होगी वो रीजनेबल होनी चाहिए। तो हमने ये चारों पॉइंट देख लिए पार्टनरशिप के, ये आपको गिवन थे पार्टनरशिप एक्ट में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। अब हम देखते हैं अपने लीगल एक्सेप्शंस, यानी वो एक्सेप्शंस जो कोर्ट के डिसीजन से निकल कर आए हैं। सबसे पहला है हमारा ट्रेड कॉम्बिनेशन। ट्रेड कॉम्बिनेशन क्या होता है? एन एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली इज अगेंस्ट public policy and also governed by the provision of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969 hence void। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट करा जाता है जिससे मार्केट के अंदर मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश हो रही है तो वो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट माना जाएगा और साथ के साथ वायलेशन माना जाएगा मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 का, और अल्टीमेटली उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? अगर मान लो 2-4 मैन्युफैक्चरर्स हैं मार्केट के अंदर,
जो सेम ही प्रोडक्ट बनाते हैं यानी सेम ही प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो अगर आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम सब मिल जाते हैं और मिलकर जो है मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की शॉर्टेज कर देते हैं यानी प्रोडक्ट की सप्लाई को रोक देते हैं। इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर हमारे प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो अल्टीमेटली प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। आपने इकोनॉमिक्स पे पढ़ा है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। तो अगर सप्लाई उतनी जाएगी नहीं और डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर एग्रीमेंट के थ्रू इस तरीके की कोई चीज करने की कोशिश करते हो आप जो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट है तो उसको यहाँ पर वॉइड बोला गया है। और मोनोपोली को रोकने के लिए हमारा एक स्पेशल एक्ट है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जो कि मार्केट में सभी ट्रेडर्स के ऊपर नजर रखता है कि मार्केट में कोई भी मोनोपोली क्रिएट ना कर ले इस तरीके का एग्रीमेंट करके। लेकिन यहाँ पर कुछ और बात बोली गई है। यहाँ पर बोला गया है अगर मान लो 2-4 मैन्युफैक्चरर मिलकर कोई एग्रीमेंट करते हैं और उनकी इंटेंशन मोनोपोली क्रिएट करने की नहीं है, यानी 2-4 मैन्युफैक्चरर हैं जो सेम ही प्रोडक्ट बनाते हैं, सेम ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम जो है मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट की शॉर्टेज नहीं होने देंगे, सेम ही प्राइस रखेंगे, एक मिनिमम प्राइस आपस में तय कर लेते हैं कि इस प्राइस पे जो है मार्केट में सामान को बेचेंगे ताकि सभी के बीच में से आपस में प्राइसिंग को लेकर कंपटीशन खत्म हो जाए। तो इससे अल्टीमेटली कंपटीशन हटेगा तो हमें भी फायदा होगा और एक फिक्स प्राइस हम तय कर लेंगे तो कंज्यूमर को भी फायदा होगा। और प्राइस फिक्सिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरर जो है आपस में क्वालिटी को भी फिक्स कर लेते हैं कि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी डिसाइड कर लेते हैं कि इस क्वालिटी का ही हमें सामान बनाना है, इससे कम क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, मिनिमम हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी ये होनी चाहिए। तो इस तरीके का अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है मैन्युफैक्चरर्स के बीच में तो उसको हम कहेंगे ट्रेड कॉम्बिनेशन एग्रीमेंट, जो कि करा गया है फॉर रेगुलेटिंग बिजनेस, यानी वो अपने बिजनेस को सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए इस तरीके का एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो अगर ट्रेड कॉम्बिनेशन करने की इंटेंशन रेगुलेटिंग बिजनेस है तो वो तो पूरी तरीके से वैलिड होगी, लॉ उसको पूरी तरीके से वैलिड कहता है और इस पॉइंट के अंदर कवर करता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बिटवीन मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स फॉर रेगुलेटिंग बिजनेस, बिजनेस को रेगुलेट करने के इंटेंशन से ट्रेड कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है, दैट इज फिक्सिंग प्राइसेस, यानी सभी मिलकर जो है एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर लेंगे, क्रिएटिंग क्वालिटी इन प्रोडक्ट, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट की डिसाइड कर लेंगे टू पुल प्रॉफिट और आउटपुट। इससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट जो है इंक्रीज करेगा और साथ के साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट की शॉर्टेज ना हो मार्केट में, तो प्रोडक्ट की सप्लाई यानी आउटपुट को भी इंक्रीज करेंगे। एंड टू डिवाइड बिजनेस प्रॉफिट इन एन एग्रीड रेशियो, और जो प्रॉफिट बनेगा सभी का आपस में उसको एग्रीड रेशियो में बांट देंगे। सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ डीलर्स, आगे जो डीलर्स हैं उनके ऊपर भी नजर रखी जाएगी, उनको भी कंट्रोल करा जाएगा। तो अगर इनमें से किसी के लिए भी यानी बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए कोई एग्रीमेंट कराया जाता है, कोई ट्रेड कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं माना जाएगा और परफेक्टली वैलिड होगा, डज नॉट अमाउंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड इज परफेक्टली वैलिड। तो क्लियर होगा आपको। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा केस लॉ है जिसमें क्या हुआ था, 4 गिनिंग फैक्ट्रीज थी जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया था। गिनिंग फैक्ट्रीज क्या होती है, कॉटन सीड्स में से कॉटन को अलग करने के प्रोसेस को हम गिनिंग बोलते हैं। तो जो गिनिंग फैक्ट्रीज है यानी ऐसी फैक्ट्री जो कॉटन सीड्स में से कॉटन को अलग करती हैं, वो फैक्ट्रीज जो है आपस में एक एग्रीमेंट कर लेती हैं कि हम सीड्स को अलग करने के लिए जो प्राइस चार्ज करेंगे वो एक यूनिफॉर्म होगा and pooling their earning to be divided between them in a certain proportion. The Bombay High Court held the agreement to be valid and enforceable. तो यहाँ पर हाई कोर्ट का जजमेंट क्या आया कि एग्रीमेंट जो है आपका पूरी तरीके से एनफोर्सेबल है और परफेक्टली वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्रीमेंट करा था इन्होंने ट्रेड कॉम्बिनेशन बनाया था, चारों फैक्ट्रीज ने वो अपने बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। यहाँ पर सर्विस को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है, एक एग्रीमेंट करा जा रहा है जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बताता है कि तुम्हें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितने आवर्स के लिए काम करना है और उसके बदले तुम्हें कितनी सैलरी मिलेगी। ये सारी बातें यानी जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स और कंडीशंस होती हैं वो सब कुछ सर्विस एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है। अब ये सर्विस एग्रीमेंट जो है एम्प्लॉय की जब अपॉइंटमेंट होगी उस टाइम पर तो करा ही जाएगा, और ये सर्विस एग्रीमेंट का जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि इतने पीरियड के लिए सर्विस एग्रीमेंट करा जा रहा है, और उसके बाद अगर एम्प्लॉय उसी जॉब को आगे भी कंटिन्यू करता है तो फिर सर्विस एग्रीमेंट को दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो सर्विस एग्रीमेंट हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, उसमें लिखा होता है कि सर्विस एग्रीमेंट जो है 2 साल के लिए हो रहा है, 1 साल के लिए हो रहा है, 5 साल के लिए हो रहा है, 10 साल के लिए हो रहा है। टाइम पीरियड सर्विस एग्रीमेंट के अंदर लिखा होना बहुत जरूरी है। तो सर्विस एग्रीमेंट आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है जब एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है तो उस टाइम पर एम्प्लॉयर जो है कई बार सर्विस एग्रीमेंट में एक कंडीशन और ऐड कर देता है कि जब तक तुम हमारे वहां काम कर रहे हो, यानी जब तक एम्प्लॉय उस कंपनी में काम कर रहा है वो उस कंपनी के अलावा और कहीं पर भी अपनी सर्विसेज नहीं देगा। यहाँ पर जो है एम्प्लॉय को रिस्ट्रेंट करा गया है कि जितने टाइम पीरियड के लिए आपने ये सर्विस एग्रीमेंट करा है, यानी जितने टाइम पीरियड के लिए आप हमारे वहां काम करोगे उस टाइम पीरियड में आप कहीं और दूसरी जगह कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको रिस्ट्रेंट करा जा रहा है फ्रॉम वर्किंग एल्सवेयर, कहीं बाहर आपको काम करने से रोका जा रहा है ताकि आप सारा का सारा ध्यान
इसी पर्टिकुलर जॉब पे लगा सको और अपना 100% दे सको। तो अगर इस तरीके से एम्प्लॉय को रिस्ट्रेंट करा जाता है तो ये रिस्ट्रेंट का एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड होगा। इसको लॉ एक्सेप्शन में कवर करता है। एक बार इसको पढ़ते हैं। अ सर्विस एग्रीमेंट में वैलिडली कंटेन सम प्रोविजंस which prevent an employee from working elsewhere during the period covered by the agreement. इसका एग्जांपल देखते हैं। Thus a chartered accountant employed in a company may depart from private practice or from servicing elsewhere during the continuance of service. तो ये केस लॉ हुआ था जिसमें कोर्ट का जजमेंट आया था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करा था एक कंपनी ने। अपॉइंट करते टाइम सर्विस एग्रीमेंट में कंडीशन लगा दी थी कि वो जितने टाइम तक हमारे वहां काम कर रहा है उतने टाइम तक कोई भी अपनी पर्सनल प्राइवेट फर्म स्टार्ट नहीं कर सकता या फिर किसी और के वहां कोई सर्विस नहीं दे सकता। तो ये वाला रिस्ट्रेंट का एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड होता है। बट एन एग्रीमेंट ऑफ सर्विस which seeks to restrict the freedom of occupation for some period after the termination of service is void. तो सर्विस एग्रीमेंट के अंदर रिस्ट्रेंट वाला पॉइंट डालोगे तो पूरी तरीके से वैलिड होगा। लेकिन कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ऊपर अपना अधिकार तब तक दिखा सकता है जब तक वो उसका एम्प्लॉय है। यानी एक बार एम्प्लॉयमेंट खत्म, टर्मिनेशन हो जाए एम्प्लॉयमेंट का, उसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी काम करने से नहीं रोक सकता। अगर एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद कोई एग्रीमेंट करा जाता है इस तरीके का तो फिर वो पूरी तरीके से वॉइड होगा। Nowadays, trade secrets is main contention for negative covenants. आज के टाइम पे क्या होता है, बिजनेस के अपने कई सारे ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, कई सारे बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं जो सिर्फ कुछ खास एम्प्लॉयज को ही पता होते हैं, हर किसी को तो पता नहीं होते। तो उन ट्रेड सीक्रेट्स को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय के ऊपर इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि वो उसके ट्रेड सीक्रेट्स को कभी भी कहीं पर भी, फिर चाहे वो उस कंपनी में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आगे किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। अगर इस तरीके का कोई एग्रीमेंट करा जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में तो वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड होगा, क्योंकि अपने बिजनेस के ट्रेड सीक्रेट्स को कॉन्फिडेंशियल रखने का पूरा पूरा राइट होता है हर किसी का। यही बात लिखी हुई है, एक बार देख लेते हैं इसको। Nowadays, trade secrets is the main contention for negative covenant. Covenants का मतलब होता है agreement. Employers wants to protect his trade secrets. Because of that, employment agreement with negative covenants are generally used. Agreements for protection of confidential and trade secrets are not one-sided or unfair or unreasonable. तो अगर कोई agreement करा जाए for protection of trade secrets, तो वो कभी भी one-sided agreement या unreasonable या unfair नहीं माना जाएगा, पूरी तरीके से valid होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। A was appointed in a company for a period of 5 years. One of the condition of that agreement was that during this period he shall not serve anywhere else even if he left service earlier. It was held that the agreement was not void. A was accordingly restrained from servicing anywhere else during the period of agreement. तो यहाँ पर ए एक पर्सन है जिसको एक कंपनी ने अपॉइंट करा एज अ एम्प्लॉय, लेकिन अपॉइंट करते समय एक सर्विस एग्रीमेंट बनाया गया जिसके अंदर टाइम पीरियड जो है 5 इयर्स रखा गया। यानी सर्विस एग्रीमेंट के अंदर कंडीशन लगाई गई थी कि तुम हमारे वहां 5 साल तक काम करोगे और इस बीच में तुम कहीं किसी और के वहां काम नहीं कर सकते। फिर चाहे तुम खुद से अपनी मर्जी से ये जॉब 5 साल से पहले क्यों ना छोड़ दो। मतलब ये सर्विस एग्रीमेंट 5 साल के लिए बनाया जा रहा है, यानी ए को 5 साल के लिए अपॉइंट करा जा रहा है और साथ में ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कि ए 5 साल तक इसी कंपनी में काम करेगा, इसके अलावा कहीं और काम नहीं करेगा। अगर उसने 5 साल से पहले जॉब छोड़ दी तो वो खाली बैठा रहेगा लेकिन किसी और के वहां काम नहीं कर सकता। ये कंडीशन लिख दी गई है एग्रीमेंट के अंदर। अब ये बताओ क्या ये कंडीशन वैलिड है कि वॉइड है। तो यहाँ पर कोर्ट में केस गया, कोर्ट का जजमेंट आया कि ये कंडीशन पूरी तरीके से वैलिड है। सर्विस एग्रीमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिखा हुआ था और वो टाइम पीरियड बिल्कुल रीजनेबल था। आपको इतने टाइम तक जो है इस कंपनी में जॉब करनी थी। अब आपने नहीं करी, वो आपकी मर्जी, आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। किसी पर्सन को ये नहीं कहा जा सकता कि जबरदस्ती वो यहाँ पर काम करे, उसकी अपनी मर्जी। ए चाहे तो जॉब छोड़ भी सकता है, तो उसने अपनी जॉब 5 साल से पहले छोड़ दी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके साथ एक एग्रीमेंट करा गया था जिसमें आपको बोला गया था कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आप जो है कहीं और काम नहीं कर सकते। ये कंडीशन पूरी तरीके से वैलिड रहेगी और आपको 5 साल तक कहीं दूसरी जगह काम करने से रोका जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि सर्विस एग्रीमेंट का पीरियड कितना है, कितने टाइम के लिए सर्विस एग्रीमेंट बनाया गया है। उसके बाद हमें देखना है कि सर्विस एग्रीमेंट में क्या कोई रिस्ट्रेंट लगा रखी है, सर्विस एग्रीमेंट के अंदर क्या कोई रिस्ट्रेंट वाली कंडीशन दे रखी है कि कहीं और काम करने से रोका जा रहा है। अगर रोका जा रहा है तो साथ में ये भी चेक करना है कि कितने टाइम के लिए रोका जा रहा है। आखिर जो रिस्ट्रेंट करने का टाइम पीरियड है वो रीजनेबल है कि अनरीजनेबल है। अब ये थोड़ी ना आप किसी को कह दोगे 20 साल 25 साल तक तुम कहीं और काम नहीं कर सकते। एक रीजनेबल टाइम पीरियड होना चाहिए। अगर रीजनेबल होगा तो फिर एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड है। जितना सर्विस एग्रीमेंट का टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में कोई भी पर्सन कहीं दूसरी जगह काम नहीं कर सकता। अब क्या लिखा हुआ आगे, However, such an agreement must be reasonable. That is, restriction imposed must be reasonable. The reasonableness of the restriction depends upon the facts and circumstances of each cases. तो आखिर कोई रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि अनरीजनेबल है वो कैसे पता चलेगा? वो डिपेंड करता है केस टू केस, फैक्ट टू फैक्ट। लेकिन आपको एग्जाम में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि रीजनेबल है अनरीजनेबल है। बस जितना पढ़ाया उतने को आप अच्छे से तैयार कर जाना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोल और एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट। तो कई बार जो है सोल एग्रीमेंट करे जाते हैं, एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट करे जाते हैं। अब देखो
कोई भी सामान तैयार होता है तो उसके बनने से लेकर उसके बिकने तक, यानी उसकी प्रोडक्शन से लेकर उसकी सेल तक कितने लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम मोटा मोटा बात करें, एक मैन्युफैक्चरर हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, बीच में कोई एजेंट भी आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में कंज्यूमर हो गया, बीच में और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं एक ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूँ। तो कई बार जो है मैन्युफैक्चरर और होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट किसी के भी बीच जो है आपस में एक सोल और एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट हो सकता है। मैन्युफैक्चरर ये कह सकता है कि मैं जितना भी सामान बनाऊंगा, यानी मैं जितने भी गुड्स की प्रोडक्शन करूंगा, वो सारी की सारी एक्सक्लूसिवली मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा, यानी मार्केट के अंदर मेरे सामान की डीलिंग सिर्फ तुम करोगे, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं करेगा। मेरा सामान मार्केट के अंदर सिर्फ तुम ही बेचोगे। किसी कस्टमर को अगर मेरी ब्रांड, मेरी कंपनी का सामान खरीदना होगा तो उसकी डीलरशिप एक्सक्लूसिवली मैं तुम्हें दे रहा हूं, यानी इस ब्रांड का, इस कंपनी का सामान सिर्फ तुम्हारे पास मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से सोल और एक्सक्लूसिव डीलिंग के एग्रीमेंट्स हो सकते हैं मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच। या फिर एक और तरीके से एग्रीमेंट हो सकता है, अब देखो जो होलसेलर होता है वो तो कई अलग अलग कंपनीज की गुड्स में डील करता है, यानी होलसेलर जो है सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर से सामान थोड़ी ना उठाता है, वो तो अलग अलग कई सारी कंपनीज, कई सारी ब्रांड के मैन्युफैक्चरर से सामान उठाता है और फिर उसको आगे बेचता है। जनरली ऐसा ही होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो तो एक पर्टिकुलर कंपनी का ही होता है, लेकिन जो होलसेलर होता है वो कई अलग अलग ब्रांड से डील करता है, कई अलग अलग मैन्युफैक्चरर से जो है सामान को उठाता है और आगे सप्लाई करता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जो होलसेलर है वो भी मैन्युफैक्चरर के पास जाके ये कह दे कि मैं जो है 5 साल के लिए सिर्फ तुम्हारा ही सामान बेचूंगा, यानी तुम्हारे ही सामान में डील करूंगा और किसी भी कंपनी का सामान नहीं उठाऊंगा, सिर्फ तुम्हारा ही सामान लूंगा और आगे इसको सेल करूंगा। तो इस तरीके का अगर एग्रीमेंट होता है, होलसेलर एग्रीमेंट करता है मैन्युफैक्चरर के साथ सोल और एक्सक्लूसिव डीलिंग का, तो वो भी पूरी तरीके से वैलिड होगा। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर यूजुअली अपॉइंट अ डिस्ट्रीब्यूटर और एन एजेंट फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। मैन्युफैक्चरर सिर्फ सामान की प्रोडक्शन करता है, अब उसको अगर मार्केट में जगह जगह हर एक एरिया में सामान को बेचना है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट्स को अपॉइंट करना ही पड़ता है। रीजनेबल एग्रीमेंट, आखिर रीजनेबल एग्रीमेंट यहाँ पर किसको कहा जा रहा है? टू डील इन द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल मैन्युफैक्चरर। अगर कोई होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर ये कह रहा है कि मैं सिर्फ एक सिंगल मैन्युफैक्चरर के सामान में डील करूंगा, तो ऐसे एग्रीमेंट हमारे रीजनेबल और वैलिड माने जाएंगे। या फिर जो है, जो मैन्युफैक्चरर है वो कह रहा है कि टू सेल द होल प्रोड्यूस टू अ सिंगल डीलर, मैं अपना सारा सामान जितना प्रोडक्शन मैं करूंगा वो सभी जो है मैं एक सिंगल डीलर, एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर दूंगा, तो इस केस में भी एग्रीमेंट पूरी तरीके से रीजनेबल माना जाएगा। हैव बीन अपहेल्ड टू बी वैलिड एंड नॉट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, तो इसको रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं माना जाता, पूरी तरीके से वैलिड होता है इस तरीके का एग्रीमेंट। इसके एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा केस लॉ है। इस केस में क्या हुआ था? एन एग्रीमेंट बाय अ मैन्युफैक्चरर ऑफ धोतीज टू सप्लाई 1,36,000 पेयर्स ऑफ सर्टेन डिस्क्रिप्शन टू द डिफेंडेंट एंड नॉट टू सेल गुड्स ऑफ दैट काइंड टू एनी अदर पर्सन फॉर अ फिक्स पीरियड। तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड वाला पॉइंट लग रहा है। होलसेलर जो है अपना सारा का सामान एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रहा है, 1,36,000 धोतीज जो है वो डिफेंडेंट को सेल करी जा रही है और बोला जा रहा है तुम्हारे अलावा किसी और को मैं मार्केट के अंदर इस टाइप की धोती सप्लाई नहीं करूंगा, तुम्हारे पास एक्सक्लूसिव राइट होगा मेरी इस टाइप की धोती को बेचने का। तो ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड होता है, लेकिन एग्रीमेंट एक फिक्स पीरियड के लिए होना चाहिए। यहाँ पर फिक्स पीरियड डिसाइड है पहले से, तो रीजनेबल एग्रीमेंट माना जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ए इज अ सॉल्ट मैन्युफैक्चरर, बी इज द परचेजर ऑफ अ सॉल्ट फ्रॉम ए। बी यहाँ पर गलत है, ए कर लेना इसको। बोथ ए एंड बी एग्रीड दैट B should not purchase the salt from another manufacturer for 5 years. This is sole agreement and this is held legally valid. तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कह रहा है कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का ही सामान खरीदूंगा और उसी को आगे मार्केट में बेचूंगा, उसके अलावा किसी और कंपनी के सामान में डील नहीं करूंगा। तो ये एग्रीमेंट हो रहा है ए और बी के बीच नमक बेचने का, तो ये सोल एग्रीमेंट है जो कि पूरी तरीके से वैलिड होगा। रीजनेबल टाइम भी दे रखा है 5 साल। However, where a manufacturer or supplier, after meeting all the requirements of a buyer, has surplus to sell others, he cannot be restrained from doing so. तो ये हमारा ये केस लॉ में जजमेंट आया था, तो इसको जो है ऊपर वाले एग्जांपल से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर ए और बी के बीच एक सोल और एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट हो रखा है। बी ने बोला हुआ है कि मैं सिर्फ एक ही कंपनी का ही नमक बेचूंगा, उसी के कंपनी के नमक से डील करूंगा अगले 5 साल तक, उसके अलावा किसी और कंपनी का नमक नहीं खरीदूंगा। अब अगर मान लो ऐसा हो जाए, बी को जितनी रिक्वायरमेंट है नमक की, यानी बी के पास जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में ए से नमक खरीद ले, ए जो है बी की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर ले। अब अगर उसके बावजूद ए के पास सरप्लस सॉल्ट बच जाए, तो क्या ए इस सरप्लस सॉल्ट को किसी और डीलर को सप्लाई कर सकता है अदर देन बी? बी के अलावा किसी और को सप्लाई कर सकता है? तो कोर्ट ने डिसीजन दिया, हाँ बिल्कुल कर सकता है। ए का बी के साथ सोल और एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट हुआ है, तो ए ने जो है सबसे पहले बी की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करा, बी को जितना नमक चाहिए था उतना नमक सप्लाई करा, लेकिन उसके बावजूद अगर ए के पास सरप्लस नमक बच जाता है तो ए उसको चाहे तो किसी और डीलर को बेच सकता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ए का नुकसान नहीं होने दिया और बोला कि ए को अगर ऐसा करने से रोका जाता है तो वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड माना जाएगा और पूरी तरीके से वॉइड होगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, however where a manufacturer or supplier after meeting all the requirements of a buyer, यानी यहाँ पर बी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, has surplus to sell to other, he cannot be restrained from doing so,
तो यहाँ पर ए को ऐसा करने से नहीं रोका जा सकता, वो चाहे तो अपने सरप्लस सॉल्ट को किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को बेच सकता है। तो ये कोर्ट का जजमेंट आया था। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट शैल नॉट बी वैलिड इफ देयर टर्म्स आर अनरीजनेबल। तो वो तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स के अंदर है, जितने भी आपने एक्सेप्शंस पढ़े रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के, उन सभी के अंदर ये बात कही गई थी कि आपकी जो एग्रीमेंट के टर्म्स और कंडीशन है वो रीजनेबल होनी चाहिए। तो ये हमारा रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का टॉपिक खत्म हो गया। हमने रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मीनिंग भी देख लिया, उसके सारे एक्सेप्शंस भी देख लिए। अब हमें देखना है अपना थर्ड पॉइंट, जो कि हमारा एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। ये हमें सेक्शन नंबर 28 के अंदर दिया गया है।